दोस्तों नमस्कार। सरल नर्सिंग इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत है और अभिनंदन है। उम्मीद कर रहा हूँ कि आप सरल नर्सिंग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के साथ जुड़े रहें और जितनी भी क्लास अपन की चल रही है आप ध्यानपूर्वक देख रहे और पढ़ रहे होंगे। तो अपन ओबीजी पढ़ रहे थे। ओबीजी के अंदर अपन ने 18 क्लासेस पूर्ण कर ली है। आज अपन 19वीं क्लास में जो अपना जो चैप्टर है अगला वो अपन करेंगे डिस्कस, जिसका जो नाम है वो है परपुरियम, है ना, जिसका नाम है परपुरियम। इसको क्या बोलते हैं अपन? परपुरियम पीरियड भी बोल सकते हैं ना। ये एक अवधि होती है डिलीवरी के बाद की, कि इस अवधि के अंदर क्या होता है वो अपन करेंगे डिस्कस। एग्जाम की दृष्टि से भी ये जो टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बहुत बड़े बड़े एग्जामों के अंदर इस टॉपिक को लेकर सवाल पूछे जा चुके हैं और आगे भी पूछे जा सकते हैं। ठीक है, बात करते हैं अपन परपुरियम होता क्या है। It is period following childbirth during which mainly the pelvic organ revert back to the pre-pregnant state both anatomically और physiologically. It means कि बच्चे के जन्म के बाद जो पेल्विक ऑर्गन होते हैं वो रिवर्ट बैक वापस पुण्य वाली अवस्था में चले जाते हैं, है ना। पुण्य वाली अवस्था मतलब जो प्री प्रेग्नेंट स्टेज थी, है ना। कुछ जो ऑर्गन है प्री प्रेग्नेंट में अलग होते हैं और प्रेगनेंसी में अलग होते हैं। अलग कैसे होते हैं? उनका जो साइज बढ़ जाता है, किसी का वेट बढ़ जाता है, किसी की लोकेशन भी बढ़ जाती है ना। जैसे लोकेशन के आधार पर बात करें तो जो यूट्रस है जो प्री प्रेग्नेंट स्टेज में वो किसका पार्ट होता है? पेल्विक का पार्ट होता है। लेकिन प्रेगनेंसी के दौरान वह किसका पार्ट बन जाता है? अब्डोमेन का पार्ट बन जाता है। ठीक है, तो डिलीवरी के बाद बच्चा जब जन्म लेता है, जन्म लेने के बाद जो पेल्विक ऑर्गन है पुनः उसी अवस्था मीन्स प्री प्रेग्नेंट स्टेज में आते हैं, बहुत एनाटॉमिकली और फिजियोलॉजिकली। अब कुछ ऐसे ऑर्गन है जो पेल्विक उनका जो फंक्शन है फिजियोलॉजिकल है, प्रेगनेंसी तो अलग रहता है, नॉन प्रेगनेंसी में अलग रहता है। तो वापस अपनी वो नॉन प्रेगनेंसी वाले सिम्टम जो फंक्शन है वो शो करते हैं। ठीक है, एक क्या परिभाषा होगी इसकी? ऑल द बॉडी टिश्यू रिवर्ट बैक इन द प्री प्रेग्नेंट स्टेट, दैट कंडीशन कॉल्ड इन्वोल्यूशन मोस्टली इन दिस पेल्विक ऑर्गन। जो बॉडी टिश्यू होते हैं पेल्विक ऑर्गन के अंदर वो वापस नॉन प्रेग्नेंट स्टेज के अंदर पहले की तरह हो जाते हैं। उस कंडीशन को अपन बोलते हैं इन्वोल्यूशन। ठीक है, ये दोनों चीज हैं एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आप नोट भी कर सकते हैं इस वीडियो को पॉज करके। अब अपन बात करते हैं द टाइम पीरियड ऑफ परपुरियम पीरियड, कि परपुरियम पीरियड का टाइम पीरियड क्या होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम की दृष्टि से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि परपुरियम पीरियड का जो टाइम पीरियड है वो क्या होता है। तो जन्म से लगाकर 6 वीक, बर्थ टू 6 वीक, परपुरियम पीरियड का जो क्या टाइम है वो क्या है? बर्थ टू 6 वीक। ठीक है, अब इस बर्थ टू 6 वीक जो टाइम होता है, टाइम पीरियड, इसको 3 भागों में डिवाइड किया है, डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट, है ना। जो नेम है उनके इमीडिएट, अर्ली और रिमोट। जो इमीडिएट वाला जो भाग है वो है विद इन 24 आवर्स, 24 आवर्स, है ना, विद इन 24 आवर्स। ठीक है, और फिर अर्ली वाला जो पार्ट है 25 आवर्स टू 1 वीक, 1 वीक या अपन बोल सकते हैं 7 डेज। और रिमोट वाला जो परपुरियम पीरियड है उसकी जो अवधि होती है वो होती है 8 डेज से लगाकर 42 डेज, है ना। ठीक है, एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं? 7 दिन होते हैं और 6 सप्ताह का क्या होता है? परपुरियम पीरियड। तो कितने हो गए? 6 × 7 42। तो वापस देखो, परपुरियम पीरियड को समय अवधि के आधार पर 3 भागों में बांटा गया है। ठीक है, इमीडिएट परपुरियम पीरियड जो विद इन 24 आवर्स के अंदर, डिलीवरी के 24 घंटे का जो पीरियड होता है ना, कि बच्चा अगर आज सुबह 8 बजे जन्मा है तो कल सुबह 8 बजे तक का जो पीरियड है वो कहलाएगा
इमीडिएट परप्यूरियम पीरियड, है ना। फिर बात करते हैं अर्ली पीरियड की 8 बजे तक तो वो था इमीडिएट पीरियड, फिर 8 बजे के बाद 9 बजे से लगाकर अगले एक सप्ताह तक वो कौन सा पीरियड होगा, अर्ली परप्यूरियम पीरियड, ठीक है। फिर बात करते हैं अपन रिमोट की। रिमोट जो है 7 डेज तक क्या था, अर्ली परप्यूरियम पीरियड, फिर 8 डेज से क्या हो गया, रिमोट परप्यूरियम पीरियड, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये जो अवधि है, एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट। अगर कहीं इस टॉपिक में से अगर सवाल बनता है तो वो अवधि के आधार पर ही बनेगा, ठीक है। चलते हैं अपन आगे। अब परप्यूरियम पीरियड क्या होता है वो अपन ने डिस्कस कर लिया, है ना। इसकी अवधि क्या होती है वो अपन ने डिस्कस कर लिया। इस अवधि जो ड्यूरेशन है अपन ने इसको 3 भागों में बांटा, वो भी अपन ने डिस्कस कर लिया। अब अपन बात करते हैं कि परप्यूरियम पीरियड के दौरान क्या क्या चेंजेस होते हैं, है ना, कि बर्थ टू लगाकर 6 वीक तक क्या क्या चेंजेस होते हैं। तो जो पहला चेंजेस जो होगा वो होगा चेंजेस इन यूट्रस, है ना। यूट्रस के अंदर क्या क्या चेंजेस होते हैं, तो यूट्रस के अंदर डिलीवरी के बाद जस्ट बाद जो यूट्रस की जो लेंथ है, जो साइज, जो विड्थ है और जो थिकनेस है वो क्या होगी, 20 इंटू 12 इंटू और 7.5 सेंटीमीटर, ठीक है। ये तो हो गई इसकी डिलीवरी के जस्ट बाद, ठीक है। अब अपन बात करते हैं कि ये नॉर्मल कब होगा, 6 वीक के बाद ही होगा, है ना। और नॉर्मल क्या होता, और इसका वेट क्या होता है, वेट भी अपन देख लेते हैं, ठीक है। वेट अपन देखते हैं कि डिलीवरी के जस्ट बाद इसका जो वेट है वो क्या होता है, 1000 ग्राम। कितना, 1 kg या 1000 ग्राम। तो ये तो जो कंडीशन है वो कौन सी हो गई कि डिलीवरी के जस्ट बाद वाली। अब ये परप्यूरियम पीरियड के दौरान वापस पुनः अपनी नॉर्मल स्थिति में जाएंगे, है ना। और अपन जैसा कि अपन जानते हैं यूट्रस की जो नॉर्मल लेंथ, विड्थ और थिकनेस जो होती हैं वो क्या होती हैं, वो होती है अपने 7 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 2.5 सेंटीमीटर, है ना। ये क्या होगी इसकी नॉर्मल लेंथ, विड्थ और थिकनेस हो गई, ये नॉर्मल इसकी यूट्रस की, ठीक है ना। और अब अपन वेट की अगर बात करें तो वेट होगा कितना, 60 ग्राम। एक नॉन प्रेग्नेंट वुमेन के अंदर जो यूट्रस का जो वेट है वो कितना होता है, 60 ग्राम होता है। और अपन अगर रेंज की बात करें तो रेंज होगी 50 से लगाकर 80 ग्राम। अगर आपको रेंज में पूछ लें तो 50 से लगाकर 80 ग्राम क्या होगी इसकी रेंज होगी, ठीक है। अब देखो एनाटॉमिकली और फिजिकली जो ऑर्गन होते हैं वो वापस परप्यूरियम पीरियड के दौरान प्री प्रेगनेंसी स्टेज में या प्री नॉन प्रेग्नेंट स्टेज में चले जाते हैं। तो प्रेगनेंसी के दौरान जो यूट्रस होता है, जो गर्भाशय होता है, वह अब्डोमेन का पार्ट बन जाता है। बस जैसे बड़ा बड़ा होगा वो अब्डोमेन के एरिया को कवर करता है, तो वो अब्डोमेन का पार्ट बन जाता है। लेकिन जब तक प्रेग्नेंट नहीं हुआ, जब तक जो वुमेन है वो नॉन प्रेग्नेंट थी, जो पेल्विक किसका पार्ट था, वो पेल्विक किसका पार्ट था, सॉरी, जो यूट्रस है वो किसका पार्ट था, पेल्विक का, ठीक है। कि जब तक कोई वुमेन है प्रेग्नेंट नहीं हो जाती है या नॉन प्रेग्नेंट वुमेन के अंदर यूट्रस जो है पेल्विक ऑर्गन होता है या पेल्विक का पार्ट होता है, ठीक है। और प्रेगनेंसी के दौरान ये पेल्विक का पार्ट ना बनकर अब्डोमेन का पार्ट बन जाता है। अब देखो परप्यूरियम पीरियड के दौरान क्या हो रहा है कि डिलीवरी के बाद आफ्टर 2 वीक पेल्विक ऑर्गन बिकम यूट्रस, कि 2 सप्ताह के अंदर, डिलीवरी के 2 सप्ताह के अंदर वापस जो यूट्रस है वो
पुनः उसी अवस्था में आ जाता है। कौन सी अवस्था? प्री प्रेग्नेंट अवस्था में आ जाता है और किसका पार्ट बन जाता है? पेल्विक ऑर्गन का पार्ट बन जाता है। तो अपन इस 2 वीक्स अपन क्या समझ सकते हैं? 2 वीक मीन्स क्या होता है? 14 डेज, 14 दिन। तो अपन क्या समझ सकते हैं कि 14 दिन के अंदर ये जो साइज है वो नॉर्मल साइज हो जाएगी। भाई नॉर्मल साइज होगी तभी तो ये पेल्विक का पार्ट बनेगा, ठीक है ना। तो ये अपन ने बात कर ली है यूट्रस को लेके, ठीक है। इसमें कोई कंफ्यूजन तो आपको नहीं होना चाहिए। बात करते हैं अपन सर्विक्स की। सर्विक्स का जो एक्सटर्नल ओएस होता है वो डज नॉट रिवर्ट बैक इन प्री प्रेगनेंसी स्टेट। देखो जो एक्सटर्नल होता है वो डज नॉट रिवर्ट, ना पुनः बैक नहीं जाता है प्री प्रेगनेंसी स्टेज के अंदर, ठीक है। वही अपन बात कर अपन वेजाइना की, रिवॉल्यूशन ऑफ इंक्रीज द वस्कुलरिटी एंड एडिमा, कि डिलीवरी के बाद जो वस्कुलरिटी जो एडिमा थी वो वेजाइना के अंदर क्या हो जाती है? इंक्रीज हो जाती हैं, ठीक है ना। तो ये अपन ने डिस्कस कर लिया कि क्या क्या चेंजेस होते हैं, ठीक है। अब अपन चलते हैं आगे। एक और इसमें छोटा पॉइंट है जिसका नाम होता है लूकिया, है ना। लूकिया क्या होता है? पहले अपन समझते हैं लूकिया वर्ड है ये क्या है। जो लूकिया वर्ड है, आफ्टर बर्थ टू 14 डेज सर्वाइकल और वेजाइनल सिक्रेशन, कि जन्म के बाद 14 दिन के अंदर, है ना, जन्म के बाद 14 दिन तक जो सर्वाइकल और जो वेजाइनल सिक्रेशन होता है उससे कहते हैं लूकिया कहते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं ये लूकिया 14 दिन तक, ठीक है। ये बोल रहा है इट मे लास्ट अप टू 21 डेज, कि ये 21 दिन तक भी हो सकता है। लेकिन ये जो नॉर्मली है जो 14 दिन तक आके खत्म हो जाता है, लेकिन लास्ट अगर पूछ ले तो 21 दिन तक तो सिक्रेशन हो सकता है ना। भाई आपके पास कोई पेशेंट आता है 20 दिन पर भी उसका अगर सिक्रेशन हो रहे हैं तो आप उसे ये एडवाइस दोगे, समझाओगे कि कोई बात नहीं 21 दिन मैक्सिमम है, ठीक है ना, और ये तो नॉर्मल है। फिर द परप्यूरियम डिस्चार्ज ऑफ ब्लड, म्यूकस एंड टिश्यू, जो परप्यूरियम डिस्चार्ज होता है ना, जो ये मिनिमम 14 डेज और मैक्सिमम 21 डेज जो डिस्चार्ज होता है, उस डिस्चार्ज में क्या क्या होता है? उस डिस्चार्ज के अंदर क्या होता है? ब्लड होता है, म्यूकस होता है और टिश्यू होता है, ठीक है। अब अगर अपन बात करें इसके नेचर की, है ना, इसका नेचर क्या होता है, इसकी प्रवृत्ति क्या होती है? इसकी नेचर होती है एल्केलाइन, एसिडिक न होकर क्या होती है? एल्केलाइन होती है, विद ऑफेंसिव होती हैं, और जो पेरिकुलर एंड फिशी स्मेल वाला, इसकी जो स्मेल होगी वो क्या होगी? फिशी स्मेल, ठीक है। लूकिया क्या है? लूकिया जन्म से लगाकर 14 दिन तक सिक्रेशन होता है। कहाँ पर? वेजाइनल और सर्वाइकल सिक्रेशन होता है, और मैक्सिमम ये लास्ट 21 दिन तक भी हो सकता है, ठीक है। बात करें परफ्यूम डिस्चार्ज में क्या क्या होता है? ब्लड होता है, म्यूकस होता है और टिश्यू होता है, ठीक है। लूकिया की जो प्रवृत्ति है, नेचर है, वो क्या होता है? एल्कलाइन होता है, विद ऑफेंसिव, पेरिकुलर और जो फिशी स्मेल के साथ, ठीक है। बात करते अपन आगे लूकिया। लूकिया के अपन ने 3 भागों में डिवाइड किया है। अब किस आधार पर डिवाइड किया है? अपन ने इसको कलर के आधार पर डिवाइड किया है ना। कलर के आधार पर अपन ने इसको डिवाइड किया है, ठीक है। जो पहला टाइप है वो है लूकिया रुब्रा। लूकिया रुब्रा जो पहला जो टाइप हो गया, लूकिया रुब्रा। आर का मीन्स याद रखना आपको रेड, बस ये एक शॉर्ट ट्रिक होगी इसकी, है ना। लूकिया रुब्रा के अंदर जो सिक्रेशन कलर क्या होगा? रेड होगा। तो रेड कलर वेजाइनल सिक्रेशन, देखो रेड कलर वेजाइनल सिक्रेशन तो हो रहा है। अब ये क्यों हो रहा है? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ आरबीसी, लाल रक्त कणिकाएं जिसे अपन बोलते हैं रेड ब्लड सेल, इसकी उपस्थिति के कारण जो लूकिया रुब्रा का जो कलर है वो क्या होता है? लाल कलर होता है। और अब देखो इसमें सिक्रेशन का टाइम भी दे रखा है कि शुरुआत के
1 से लगाकर 4 दिन तक तो क्या होगा, जो कलर क्या आएगा, रेड कलर आएगा, है ना। क्यों आएगा कि प्रेजेंस ऑफ आरबीसी। ठीक है, बात करते हैं अपन 4 दिन से आगे 5 दिन से लगाकर 9 दिन के अंदर, तो जो टाइप होगा वो होगा लूकिया सीरोसा। लूकिया सीरोसा, इसमें कलर क्या होता है, येलो कलर सिक्रेशन ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ डब्ल्यूबीसी, व्हाइट ब्लड सेल, है ना। डब्ल्यूबीसी की प्रेजेंस के कारण जो कलर है वो क्या होता है, येलो कलर होता है। किसका होता है, लूकिया सीरोसा का। और इसकी जो टाइम पीरियड वो होता है 5 दिन से लगाकर 9 दिन, क्योंकि 1 से 4 दिन तो क्या होगा, लूकिया रुब्रा होगा। ठीक है, कलर क्या होगा, रेड कलर होगा। क्यों होगा रेड कलर, प्रेजेंस ऑफ आरबीसी। फिर अपन 4 से आगे चलते हैं 5 से 9 दिन तक क्या होगा, लूकिया सीरोसा सिकिस होगा। कलर क्या होगा, येलो कलर होगा, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ डब्ल्यूबीसी। अब अपन बात करें लास्ट में लूकिया अल्बा और या लूकिया पुरुलेंटा, है ना, PURULENTA, पुरुलेंटा या लूकिया अल्बा या लूकिया पुरुलेंटा। इसके अंदर क्या होता है, जो कलर होता है वो होता है वाइट कलर, वेजाइनल सिक्रेशन ड्यू टू डेसिडुअल सेल। जो बॉडी के अंदर डेसिडुअल सेल होती हैं, इसकी वजह से कलर क्या होता है, इसका वाइट कलर होता है। किसका, लूकिया अल्बा और पुरुलेंटा का। अब अपन इसकी समय अवधि की बात करें तो वो 9 तक तो क्या था, लूकिया सीरोसा। अपन बात करते हैं 10 से 14 दिन। क्यों 14 दिन तक क्यों करेंगे, क्योंकि यहाँ पर अपन ने क्या डिस्कस किया है कि जो जन्म से लगाकर 14 दिन तक की क्या होता है, सिक्रेशन होता है। ठीक है, तो इन 14 दिनों को 3 भागों में बांट दिया। क्या भाई 1 से 4 दिन तक तो लूकिया रुब्रा होगा, फिर 5 से 9 दिन लूकिया सीरोसा होगा, फिर 10 से 14 दिन क्या होगा, लूकिया अल्बा या लूकिया पुरुलेंटा होगा। ठीक है, जिसका लूकिया पुरुलेंटा का जो कलर होगा वो होगा वाइट कलर होगा और प्रेजेंस ऑफ डेसिडुअल सेल। ठीक है, ये भी एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसे नोट कर सकते हैं। ठीक है, फिर अपन बात करते हैं अमाउंट। सारी खाता गा ली अपन ने, रामेन गा ली। अब अपन ये भी डिस्कस करते हैं कितना अमाउंट में होगा सेक्रेशन, ये भी जानना जरूरी है। तो जान लेते हैं अपन, पहले ये जान लेते हैं कि ये जन्म से लगाकर 14 डेज तक होगा सिक्रेशन। ठीक है, अब क्या हुआ, इसको 2 भागों में बांट दिया, बर्थ टू 7 डेज और 8 टू 14 डेज। 2 भागों में इसको बांट दिया। देखो अभी क्या कह रहे हैं कि 250 ml जो सिक्रेशन है वो कब होगा, फर्स्ट वीक ऑफ लूकिया, कि जन्म के पहले सप्ताह के अंदर सिक्रेशन क्या होगा, वो होगा 250, है ना, 250 ml। तो यहां पर अपन लिख देंगे 250 ml। ठीक है, अब ये क्या बोल रहे हैं, 350 ml टोटल सिक्रेशन, कुल जो सिक्रेशन होगा यह अपन डाल रहे हैं टोटल होगा 350 ml। ठीक है, जिसमें से 250 तो हो गए फर्स्ट वीक। अब ये अपन यहां लिख देंगे कितने, अगर मैं यहां पर 100 कर दूं, सही है नहीं है, सही है। 250 और 100 कितने हो गए, 350। तो शुरुआती ये सप्ताह के अंदर 250 ml सिक्रेशन होगा, और लास्ट के जो एक सप्ताह है या लास्ट के जो दिन है 8 से 14 दिन, उसमें जो सिक्रेशन होगा वो होगा 100 ml। ये दोनों मिलाकर क्या हो गया, 350 ml। तो ये लाइन क्या बोल रही है कि 250 ml, 250 ml इन फर्स्ट वीक ऑफ लूकिया सिक्रेशन एंड 350 ml टोटल सिक्रेशन। ठीक है, इसमें भी आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। बात करते हैं अपन चेंजेस इन परफ्यूम पीरियड के अंदर कुछ चेंजेस होते हैं। वो चेंजेस किसको लगे होते हैं, अपन बात करते हैं सबसे पहले पल्स रेट की, कि पल्स रेट के अंदर क्या चेंजेस होगा, डिक्रीज होगी या इंक्रीज होगी, या तो बढ़ेगी या घटेगी, यही चेंजेस होगा, है ना। तो परफ्यूम पीरियड के अंदर पल्स रेट क्या होगी, इंक्रीज होगी, बढ़ जाएगी। नॉर्मल कितनी होती है 72 बीट पर मिनट, इससे ज़्यादा हो जाएगी 100 तक, 110 तक हो जाएगी। ठीक है ना।
अब ये क्यों हो रही है? ड्यू टू ब्लीडिंग ड्यूरिंग डिलीवरी, ड्यू टू ब्लीडिंग, यहां पर अपन ब्लीडिंग ही कर देते हैं, ब्लीडिंग या सिक्रेशन या डिस्चार्ज, किसी प्रकार की ब्लीडिंग हो रही है, सिक्रेशन हो रहा है या डिस्चार्ज हो रहा है, तो इसकी वजह से जो पल्स रेट है वो क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। और पल्स रेट अगर इंक्रीज होती है तो कार्डियक आउटपुट भी क्या होगा? इंक्रीज हो जाएगा। कार्डियक आउटपुट क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अपन आगे। टेम्परेचर की अपन बात करते हैं, तापमान की बात करते हैं कि टेम्परेचर को लेकर परफ्यूम पीरियड में क्या क्या चेंजेस हो गए। तो परफ्यूम पीरियड के दौरान जो टेम्परेचर जो होगा वो कितना होगा? 32.2 डिग्री सेंटीग्रेड। और अगर अपन फ़ारेनहाइट में बात करें तो 99 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, अब ये जो टेम्परेचर है वो नॉर्मल टेम्परेचर से कम है, यानी कि टेम्परेचर इसमें क्या होगा? घट जाएगा। अब ये क्यों घट जाएगा? ड्यू टू लॉस ऑफ फ्लूइड, ड्यू टू लॉस ऑफ फ्लूइड। डिलीवरी के दौरान, डिलीवरी के बाद जो फ्लूइड है लगातार क्या होता रहता है? लॉस होता रहता है। तो फ्लूइड अगर बॉडी में लॉस होगा तो क्या होगा? टेम्परेचर कम हो जाएगा। और कितना कम हो जाएगा? 32.2 डिग्री सेंटीग्रेड। और अगर अपन फ़ारेनहाइट में बात करें तो 99 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, फिर अपन बात करते हैं अगला चेंजेस, वो होगा ब्लड लॉस क्या, कि अगर डिलीवरी अगर वेजाइनल होगी तो कितना ब्लड लॉस होगा, अगर डिलीवरी सीजेरियन होगी तो कितना ब्लड लॉस होगा, और अगर हिस्टेक्टोमी होगी तो कितना ब्लड लॉस होगा। ठीक है, अगर अपन बात करते हैं डिलीवरी अगर वेजाइनल हो रही है तो 500 ml ब्लड लॉस होगा। ठीक है, वहीं अगर डिलीवरी सिजेरियन हो रही है तो जो ब्लड लॉस है वो कितना हो जाएगा? 1000 ml ब्लड लॉस। और हिस्टेक्टोमी के दौरान जो ब्लड लॉस होता है 1.5 ml ब्लड लॉस। ठीक है, अगर डिलीवरी वेजाइनल हो रही है, नॉर्मल डिलीवरी हो रही है तो 500 ml ब्लड लॉस होगा। अगर डिलीवरी सीजन हो रही है तो 1000 ml, या उसको अपन बोल सकते हैं 1 लीटर। और अगर हिस्टेक्टोमी हो रही है तो 1.5 लीटर, या अपन इसको 1500 ml भी बोल सकते हैं। तो ये होगा ब्लड लॉस। फिर अपन बात करते हैं वाटर लॉस। देखो, फ्लूइड लॉस हो रहा है, ब्लड लॉस हो रहा है, टेम्परेचर कम हो रहा है, तो अपन को बात करनी पड़ेगी किसकी? शरीर के अंदर पानी की मात्रा की। वाटर लॉस कितना हो रहा है ना, उसकी भी बात करनी जरूरी है। तो जो 2 लीटर वाटर लॉस कब होगा? ये होगा फर्स्ट वीक में। और 1.5 लीटर जो वाटर जो लॉस होगा वो कब होगा? रिमेनिंग 5 वीक में। ठीक है, तो देखो टोटल कितना वाटर लॉस हो रहा है। जो 2 लीटर वाटर है वो कब? फर्स्ट वीक के दौरान ही हो गया। और जो शेष 5 वीक बच जाते हैं ना, परफ्यूम पीरियड कितना होता है? 6 वीक का होता है। तो एक शुरुआती का जो फर्स्ट वीक होता है, पहला सप्ताह होता है, उसी के अंदर 2 लीटर वाटर लॉस हो गया। और 1.5 लीटर जो वाटर लॉस है वो रिमेनिंग 5 वीक में होगा। तो टोटल जो कितना है वाटर लॉस हो रहा है? 3.5 लीटर इन 6 वीक। कि कुल परफ्यूम पीरियड के दौरान वाटर लॉस कितना होगा? 3.5 लीटर। और अगर आपसे पूछ लें कि शुरुआती के एक सप्ताह में या फर्स्ट वीक में वाटर लॉस कितना होगा, तो 2 लीटर। और रिमेनिंग 5 वीक का पूछ ले तो आपको डालना है 1.5 लीटर। और टोटल पूछ ले तो आपको
3.5 लीटर वाटर लॉस होगा, ठीक है, ड्यूरिंग परफ्यूम पीरियड या 6 वीक के अंदर, 6 वीक। ठीक है, तो ये चेंजेस हो रहे थे। अब चेंजेस होगा वेट में। जो वेट जो लॉस होगा डिलीवरी के बाद 6 सप्ताह के अंदर, वो क्या होगा, 2 kg। अब इसमें क्या एक्सेप्ट है, जो बॉडी जो वेट है डिलीवरी के दौरान कितना बढ़ता है, 9 से लगाकर 11 kg। 9 माह में एक जो प्रेग्नेंट वुमेन है उसका जो वेट है वो कितना गेन होता है, कितना बढ़ता है, 9 से लगाकर 11 kg। ठीक है, अब उसमें सारा आगे है ना, जिसमें लगभग 3 किलो का बच्चा आ गया है ना, एमनियोटिक फ्लूइड आ गया है ना, तो ये सारा आ गया, तो सारा मिला के हैं लगभग 9 से 18 kg। लेकिन इन सब को छोड़ के 2 kg क्या होगा, वेट लॉस होगा। ठीक है, फीटल प्लेसेंटा एक्सेप्ट फीटल प्लेसेंटा अम्बिलिकल कॉर्ड, ठीक है, एमनियोटिक फ्लूइड। ठीक है, देखो इनके साथ तो जो वेट था वो कितना था, लगभग 9 से 11 kg था। अब ये बाहर आएंगे तो वेट तो कम होगा, इसके अलावा डिलीवरी के बाद कितना जो इस वेट लॉस होगा वो होगा 2 kg। ठीक है, अब अपन बात करते हैं मेंस्ट्रुएशन और ओवुलेशन। ठीक है, कि वापस जो मेंस्ट्रुएशन है वो कब शुरू होगा, मासिक धर्म चक्र अपन बोलते हैं, जिसको एमसी साइकिल बोलते हैं। डिलीवरी के बाद कितने सप्ताह में या कितने मंथ के अंदर वापस पुनः उसी अवस्था में वो शुरू होगा। ठीक है, तो जो मेंस्ट्रुअल स्टार्ट है वो वापस आफ्टर 3 मंथ के, डिलीवरी के 3 मंथ बाद जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो वापस शुरू हो जाएगा। अगर आपको मैक्सिमम पूछ ले रेंज, तो आपको वहां पर क्लिक करना है 6 मंथ। 3 मंथ बाद तो स्टार्ट हो गई होगा, लेकिन कुछ केसेस के अंदर 4 महीने लग जाते हैं, 5 महीने लग जाते हैं और 6 महीने लास्ट है। अगर 6 महीने बाद भी अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं आ रहे हैं तो एक अबनॉर्मलिटी है, इमीडिएट जाएं आप गायनेकोलॉजिस्ट से आप करें, कंसल्ट करें। ठीक है, फिर अपन बात करते हैं नॉन लैक्टेशन मदर के अंदर। ठीक है, जो मेंस्ट्रुअल स्टार्ट कब होगा, 1 मंथ, और वीक का पूछ ले आपसे 3 वीक का। फिर अपन करते हैं मैनेजमेंट, परप्यूरियम पीरियड का मैनेजमेंट। परप्यूरियम पीरियड का अपन करते हैं मैनेजमेंट। तो अपन क्या करेंगे, प्रॉपर क्या करेंगे, उसको रेस्ट देंगे और एम्बुलेशन मीन्स बेड रेस्ट देंगे। ठीक है, और अपन डाइट का अगर उसको अगर एडवाइस करेंगे तो डाइट अपन उसको एडवाइस करेंगे कि फाइबर डाइट, जो डाइट के अंदर जिसकी मात्रा किसकी फैटी नहीं हो, लिक्विड भी नहीं हो, फाइबर डाइट हो। फाइबर डाइट क्यों हो, फाइबर डाइट ही क्यों, क्योंकि प्रिवेंट द कॉन्स्टिपेशन। ठीक है, फिर अपन बात करते हैं हॉस्पिटल स्टे की, है ना। परप्यूरियम पीरियड के दौरान कुछ 2 दिन हैं, कुछ जो वीक है अपन हॉस्पिटल स्टे भी करना पड़ता है। ठीक है, ऐसा तो है नहीं कि डिलीवरी हुई और आप नेक्स्ट जो घंटे हैं नेक्स्ट पल अपने घर पे रहोगे, ऐसा तो पॉसिबल है नहीं। ठीक है, अगर डिलीवरी नॉर्मल डिलीवरी हुई है, अपन दोनों कंडीशन यहां पर डिस्कस करेंगे। अगर डिलीवरी नॉर्मल हुई है और अगर डिलीवरी सिजेरियन डिलीवरी हुई है। ठीक है, अब अगर नॉर्मल डिलीवरी हुई है तो जो हॉस्पिटल जो स्टे होगा वो होगा 24 to 48 आवर्स। ठीक है, और अगर अपन बात करें अगर सिजेरियन डिलीवरी हुई है, सिजेरियन डिलीवरी हुई है तो जो हॉस्पिटल जो होगा वो होगा 7 डेज। 7 डेज। ठीक है, तो 7 डेज और 24 to 48 आवर्स, ये भी क्या पार्ट, किसके पार्ट हैं, परप्यूरियम पीरियड के। अगर 24 घंटे तक कोई महिला नॉर्मल डिलीवरी होने के बाद हॉस्पिटल स्टे करती हैं तो वो अपन का कौन सा परप्यूरियम पीरियड का पार्ट हो जाएगा, वो हो जाएगा अपने विदिन 24 आवर्स इमीडिएट परप्यूरियम पीरियड। ठीक है, और अगर
डिलीवरी अगर सिजेरियन हुई है तो जो हॉस्पिटल स्टे होगा 7 डेज का होगा, है ना। तो ये जो अवधि होगी इमीडिएट और अर्ली परफ्यूम पीरियड की, वो कहाँ पर हो जाएगी, पूरी हॉस्पिटल के अंदर। और अगर इन अवधि के दौरान कोई भी कॉम्प्लिकेशन होता है तो वहाँ पर हेल्थ केयर पर्सनल हैं, वो आपकी सारी जो भी प्रॉब्लम है वो ट्रीट कर सकते हैं, ठीक है। इसलिए गवर्नमेंट भी यही प्रोत्साहित कर रही है कि आप इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी कराएं, संस्थागत प्रसव कराएं। घर पर डिलीवरी के लिए वो सरकार क्या करती है, बिल्कुल मना करती है, ठीक है। इसके लिए बहुत सारे प्रोग्राम भी चलाए जा रहे हैं, जिसका एक जो मेन है आप सभी जानते हैं 108 का जो मेन पर्पज़ है, ये नहीं है कि डिलीवरी को घर से लगा के हॉस्पिटल छोड़ना है। डिलीवरी संस्थागत हो, 108 का मुख्य उद्देश्य है, ठीक है। चलते हैं अपन आगे। स्लीप का बात करें अपन ने देखो रेस्ट की बात कर ली, डाइट की बात कर ली, हॉस्पिटल स्टे की बात कर ली। अब अपन बात करते हैं स्लीप की। सोना भी जरूरी है ना। डिलीवरी के बाद अपन जिसको बोलते हैं जापा का पीरियड, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट होता है ना। अगर ये जो पीरियड है उसका अच्छे से चला जाएगा तो कहीं ना कहीं उसके और बच्चे के लिए, दोनों के स्वास्थ्य के लिए, प्लस उसके मानसिक तनाव स्ट्रेस के लिए भी अच्छा होगा, ठीक है। अगर वो अच्छा नहीं गया तो जो महिला है वो क्या हो जाएगी, डिप्रेस में, एंजाइटी में, स्ट्रेस में हो जाएगी। तो कहीं ना कहीं उसके जो बॉडी के अंदर हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाएगा, जिससे कि ब्रेस्ट मिल्क में भी बच्चों को फीडिंग करने में भी दिक्कत आ सकती है, ठीक है। तो सोना भी जरूरी है, और कब सोएगी, तब वो जब वो फ्री माइंड रहेगी, ठीक है ना। अब अपन बात करते हैं स्लीप कि कितने घंटे उसको सोना चाहिए। तो 8 से 10 घंटे उसको क्या करना चाहिए, डिलीवरी के बाद 6 वीक के अवधि के अंदर कम से कम 8 से 10 घंटे तो कम से कम सोना चाहिए, ठीक है। अब इसको भी बांट दिए हैं कि कम से कम 6 घंटे आप नाइट में नींद लें और 2 घंटे आपका नींद लें डे के अंदर। कि दिन में कम से कम 2 घंटे सोना है और नाइट में एटलीस्ट कम से कम 6, है ना, 6 से 8 घंटे आप नाइट में नींद लें। और क्या करनी है, बॉवल और ब्लैडर केयर करनी है, ठीक है। टाइम टू टाइम यूरिनेशन करना है, ठीक है ना, बॉवल केयर करनी है, अच्छे खाना खाना है, ठीक है। टाइम टू टाइम कॉन्स्टिपेशन नहीं होने देना है ना। फिर बात करते हैं अपन इम्यूनाइजेशन की। रोगेन एंटी-डी, RNTD सभी जानते हैं आप, इससे RH-एंटी-डी टू प्रिवेंट इरिथ्रोब्लास्टोसाइट, है ना। इसको प्रिवेंट करने के लिए रोगेन एंटी-डी दिया जाता है, ठीक है। इसके साथ विदिन 72 आवर्स के अंदर डिलीवरी के बाद TT का इंजेक्शन भी लगाया जाता है, ठीक है। अब अगर बात करते हैं अपन, अगर कोई फादर हैं जो क्या हो, RH पॉजिटिव हो, और जो मदर हैं वो RH नेगेटिव हो, तो जो बेबी होगा वो क्या होगा, RH पॉजिटिव होगा, ठीक है। तो आज की क्लास में अपन ने परप्यूरियम के बारे में डिस्कस किया है, ठीक है। सबसे पहले अपन ने इसकी परिभाषा को समझा है कि परप्यूरियम पीरियड होता क्या है, इसमें क्या क्या देखने को मिलता है ना। जो ऑर्गन होते हैं पुनः प्री प्रेग्नेंट स्टेज में चल जाते हैं, दोनों प्रकार से, एनाटॉमिकली भी चल जाते हैं और फिजियोलॉजी भी चल जाते हैं, ठीक है। फिर अपन ने इसकी अवधि को लेकर डिस्कस किया कि बर्थ से लगाकर, जन्म से लगाकर 6 सप्ताह तक इसका जो है ड्यूरेशन होता है। ड्यूरेशन के आधार पर अपन ने 3 भागों में बांटा है, इमीडिएट, अर्ली, रिमोट। जो इमीडिएट होती है विदिन 24 आवर्स, जो अर्ली होती हैं 25 आवर्स टू 1 वीक, या उसको अपन बोल सकते हैं 7 डेज। और रिमोट जो होते हैं 8 डेज से लगाकर 742 डेज, ठीक है। इसके बाद में कुछ चेंजेस होते हैं परप्यूरियम के दौरान, यूट्रस के दौरान कुछ चेंजेस होते हैं यूट्रस में, ठीक है। सर्विक्स के कुछ चेंजेस होते हैं, वजाइना के कुछ चेंजेस होते हैं। फिर अपन ने लूकिया डिस्कस किया है कि लूकिया में क्या होता है, लूकिया होता क्या है, ठीक है। फिर लूकिया को अपन ने कलर के आधार पर 3 भागों में बांटा है। लूकिया रूब्रा जो लाल कलर का होते हैं, लूकिया सेरोसा जो येलो कलर का होता है, लूकिया अल्बा या लूकिया पुरुलेंटा जो वाइट कलर का होता है, ठीक है। रूब्रा की बात करें तो ये 1 से 4 दिन होगा सिक्रेशन, सिरोसा की बात करें तो 5 से 9 दिन, और लूकिया अल्बा की बात करें तो अपन
10 से 14 दिन, ठीक है। फिर अपन ने इसके अमाउंट को लेके बात की है कि टोटल जो अमाउंट जो सिक्वेशन होगा वो होगा 350 ml, जिसमें से 250 ml तो फर्स्ट वीक में हो जाएगा, जो शेष बचेगा 100 ml वो लास्ट सप्ताह होगा या 7 से 14 दिन। फिर अपन ने कुछ चेंजेस के पल्स के दौरान कुछ चेंजेस भी होते हैं बॉडी में, पल्स रेट को लेके, है ना, इंक्रीज होती है, टेम्परेचर क्या होता है, कम होता है, ठीक है ना, ब्लड लॉस होता है ना, वेजाइनल डिलीवरी हो तो 500 ml होगा, सीजेरियन हो तो 1000 ml होगा या 1 लीटर, हिस्टेक्टोमी है तो 1.5 लीटर या 1500 ml, है ना। फिर वाटर लॉस भी होता है, फिर वेट लॉस भी होगा 2 kg, है ना। मेंस्ट्रुएशन और ओवुलेशन, है ना, अगर लैक्टेशन मदर है तो जो मेंस्ट्रुअल पीरियड है वो 3 मंथ के बाद शुरू हो जाएगा, और नॉन लैक्टेशन मदर है तो मेंस्ट्रुएशन है जो 1 मंथ बाद शुरू हो जाएगा। फिर अपन ने मैनेजमेंट के बारे में डिस्कस किया, रेस्ट को लेके, डाइट को लेके, हॉस्पिटल स्टे को लेके, ठीक है, स्लीप को लेके किया, बोल ब्लैडर बाउल को लेके किया, ठीक है, एंटीडी इंजेक्शन का भी अपन ने यहाँ पर जिक्र किया इम्यूनेशन के तौर पर, है ना। इतना आपको ये नहीं देखना है, आपको ये याद रखना है मैनेजमेंट में कि इम्यूनेशन के तौर पर अगर नीड है तो आपको रोगेन एंटी-डी, जिसको अपन बोलते हैं RH एंटी-डी का इंजेक्शन लगाना है, ठीक है। धन्यवाद दोस्तों, अगली क्लास में एक और टॉपिक के साथ आपसे मिलेंगे।